मूवी की शुरुआत में हमें 36 फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक बूढ़ी दादी जिनका नाम पद्मनी होता है वो टीवी देख रही होती हैं। टीवी में न्यूज चल रही होती है कि कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है और अब सारे मजदूर और बाकी लोग अपने घर की ओर निकल रहे हैं। फिर तभी हमें एक वकील दिखाया जाता है जो कि रौनक नाम के आदमी से मिलने के लिए फार्म हाउस आया होता है। वकील कहता है कि आप पद्मनी राज सिंह के बड़े बेटे हैं और आपके नाम ये फार्म हाउस और 300 एकड़ जमीन है, लेकिन ये हक सिर्फ आपका नहीं हो सकता बल्कि इसमें आपके दोनों छोटे भाई वीरेंद्र और गजेंद्र का भी हिस्सा है। और मेरा मानना है कि आपने पद्मनी जी को बहला फुसलाकर सब अपने नाम कर लिया है, तो इसीलिए मुझे उनसे मिलना है। रौनक कहता है कि उन्होंने खुद ये सब मेरे नाम किया है और मेरे भाई तुम्हें तो खरीद सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। वकील अपने बात पे ही अड़ा होता है और बार बार मिलने की ही बात कर रहा होता है, तो रौनक गुस्से में आकर उसे मार देता है। फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, तो रौनक उसे मारते हुए फार्म हाउस के कुएं में ही ढकेल देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभी कारीगर और मजदूर लॉकडाउन के चलते घर जा रहे होते हैं और उसी भीड़ में हम हैरी नाम के लड़के को देखते हैं जो वो भी अपना काम बंद होने के बाद पैदल ही अपने गांव की ओर जा रहा होता है। तभी उसके पास उसकी बहन का कॉल आता है और वो बताती है कि माँ तो मामा के यहाँ है लेकिन पिताजी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। हैरी कहता है कि हमारे पिताजी ऐसे हैं कि वो मुझसे जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे और उनको कुछ नहीं होने वाला। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ट्रक में बैठे अपने घर की ओर जा रहा होता है और यही हैरी के पिता होते हैं जिनका नाम जय प्रकाश होता है। थोड़ी देर बाद जब ये सूसू करने के लिए उतरते हैं तो ट्रक वाला इनको छोड़कर ही निकल जाता है और ये सूसू ही करते रह जाते हैं। लिफ्ट लेने के लिए जय प्रकाश एक गाड़ी को रोकता है। तब हम देखते हैं कि उसमें एक लड़की गाड़ी चला रही होती है जिसका नाम बेनी होता है। जय प्रकाश उसे देख के काफी खुश हो जाता है और उसी से लिफ्ट मांगने लग जाता है। बेनी पहले तो मना कर रही होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जयप्रकाश बावर्ची का काम करता है तो वो उसे लिफ्ट दे देती है। बेनी उससे कहती है कि एक फार्म हाउस में हमें बावर्ची की जरूरत है क्योंकि हमारा बावर्ची लॉकडाउन में भाग गया, तो तुम चाहो तो वहाँ काम कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि वहाँ उसी को लेते हैं जिसकी फैमिली नहीं होती। अब लॉकडाउन का समय था, एक ऐसा समय जब सबकी नौकरी जा रही थी, तो उस टाइम जयप्रकाश को सामने से नौकरी का ऑफर मिल रहा था, तो वो झूठ बोल देता है कि उसकी फैमिली नहीं है और काम करने के लिए मान जाता है। बेनी जयप्रकाश यानी जेपी को लेकर 36 फार्म हाउस पहुंच जाती है। तब जेपी रौनक को सूप बना के पिलाता है जो कि उसे काफी पसंद आता है, तो वो उसे नौकरी पर रख लेता है। अब हम देखते हैं कि रौनक अपनी माँ को सूप पिला रहा होता है। तब माँ उससे पूछती है कि मुझसे मिलने के लिए एक वकील आने वाला था, तो वो आया था या नहीं। अब रौनक ने तो उसे उस रात मार ही डाला था, तो वो कह देता है कि वो आया था लेकिन आप सो रहे थे इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं बताता कि वो क्यों आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि रौनक ने कोई काम शुरू किया था लेकिन वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया था, तो उसी के चलते उसकी माँ पद्मनी ने सारी जमीन जायदाद उसके नाम कर दी थी ताकि वो अपना बिजनेस बना सके। लेकिन यही बात रौनक के दोनों भाइयों को खटकती थी, इसीलिए वो कैसे भी करके जायदाद में हिस्सा लेना चाहते थे, जो कि रौनक ऐसा होने नहीं देना चाहता था। अब हम देखते हैं कि रौनक के दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं कि उसने एक खून कर डाला है और अब वो उससे कैसे निपटेगा। तभी उसके पास एक पुलिस वाले का कॉल आता है और कहता है कि कुछ दिन पहले एक वकील आपके यहाँ गया था लेकिन अब तक वो वापस नहीं आया है। रौनक के दिमाग में अब और भी ज्यादा टेंशन आ जाती है क्योंकि अब पुलिस ने भी उस वकील की छानबीन करना शुरू कर दिया था। रौनक ने तो ये सब चीजें सोची ही नहीं थी, बस गुस्से में आकर वो कर डाला था जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि एक दिन जेपी ऐसे ही घर के काम कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि बेनी घर में रखे कीमती हीरे जवाहरात चोरी करने की कोशिश कर रही होती है और तब वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। बेनी सोचती है कि शायद वो पकड़ी गई है, लेकिन जेपी तो उससे बड़ा चालू आदमी था, तो वो उसके सपोर्ट में आ जाता है और कहता है कि गरीब की मदद कोई अमीर नहीं करता बल्कि उनकी तिजोरियां मदद करती हैं, तो तुम अपना काम चालू रखो। ये बात सुनकर बेनी काफी खुश हो जाती है और उसे गाल पे एक पप्पी देकर उसे अपना चोर पार्टनर बना लेती है। अब हम देखते हैं कि हैरी इधर उधर भटकते हुए हर जगह किसी साधन की तलाश में घूम रहा होता है। तभी उसे एक अंतरा नाम की लड़की मिलती है जो कि पहले से ही उसे जानती थी, तो वो उसे अपने साथ आने के लिए कह देती है। अब बेनी थोड़ा भावुक होते हुए बताती है कि मेरी एक बेटी है जिसको अमेरिका की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन वहाँ जाकर पढ़ने के लिए लाखों पैसे चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ चोरी कर रही थी क्योंकि नौकरानी बनके तो मैं कभी भी इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगी। उन दोनों के बीच बातें चली रही होती हैं कि तभी हम देखते हैं कि जो अंतरा नाम की लड़की थी वो वहीं पर आ जाती है और तब हमें पता चलता है कि वो पद्मनी की ही पोती है। यहाँ हम देखते हैं कि हैरी भी उसके साथ ही फार्म हाउस आ गया था।
और तब जब जेपी अपने बेटे हैरी को देखता है तो उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने तो घर में बता रखा था कि उसकी तो कोई फैमिली ही नहीं है। अंतरा बताती है कि लॉकडाउन की वजह से मैंने अपना बुटीक बंद कर दिया और सारा काम यहीं पर ले आई और साथ में टेलर भी लेकर आ गई। यहाँ हमें पता चलता है कि हैरी पहले अंतरा के साथ ही टेलरिंग का काम करता था और किस्मत से वो उसे रास्ते में मिल गया तो वो उसे अपने साथ ले आई ताकि काम आसानी से हो सके। हम देखते हैं कि अब सभी लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं कि तभी हैरी भी अपने पिता को देख लेता है और तब उसका खाना गले में ही अटक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके पिता यहाँ क्या कर रहे हैं। अब जेपी हैरी के पास जाता है और तब दोनों ही लोग एक दूसरे की पोल खोलने के लिए ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों ही लोगों ने फार्म हाउस में एंट्री पाने के लिए यही बताया था कि उनकी फैमिली नहीं है। उन दोनों का यही मकसद था कि इस फार्म हाउस से कुछ ऐसा हासिल हो जाए कि वो गांव जाकर मस्त आराम से ऐश की जिंदगी जी सकें। लेकिन दोनों ही लोग घर में ऐसा जता रहे होते हैं जैसे कि उनके बीच कोई रिश्ता ही न हो और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अब अंतरा हैरी को बताती है कि मेरे 3 मामा हैं और तीनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। गजेंद्र मामा के पास बहुत पैसे हैं लेकिन पैसों से ही उनकी सांसें चलती हैं और वीरेन मामा बहुत गंभीर हैं लेकिन वो अपनी बीवी मिथिका की जी हुजूरी करते रहते हैं और तीसरे मामा रौनक से तो तुम मिल ही चुके हो। हैरी कहता है कि आपने सबके बारे में तो बता दिया लेकिन अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अंतरा बताती है कि मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था तो मम्मी दूसरी शादी करके अमेरिका चली गई। फिर थोड़े टाइम बाद पापा ने भी शादी कर ली और उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया और अब बस नानी ही है जो मेरे लिए सब कुछ है, वरना मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। अंतरा थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है तो हैरी उसे थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रौनक आ जाता है और उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर हैरी से कहता है कि तुम उसके नौकर हो तो नौकर ही बनकर रहो, अगर दोबारा ऐसे देख लिया तो सीधा बाहर ही नजर आओगे। रौनक का हैरी के प्रति ये रवैया काफी खराब सा लगता है जिसकी वजह से अंतरा और भी ज्यादा उदास हो जाती है। अंतरा दोबारा से हैरी के पास जाती है और थोड़ा मीठी मीठी बातें करके उसे मना ही लेती है। लड़की खुद चल के मनाने आए तो भला लड़का कितनी देर तक ही नाराज रह सकता है, तो हैरी बड़ी आसानी से सब कुछ भूल कर फिर से खिलखिलाकर बातें करने में लग जाता है। अब धीरे धीरे उन दोनों में करीबियां बढ़ने लग जाती हैं और काम के साथ साथ एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताने लग जाते हैं। एक दिन ऐसे ही हैरी बड़े आराम से अंतरा को गोदी में लेकर मस्त नाच रहा होता है, तभी ये नजारा रौनक देख लेता है और देखते ही उसका खून खौल उठता है। रौनक उससे कहता है कि तुरंत सामान बांधो और यहाँ से निकलो, नहीं तो कब्र खोद के उसी में गाड़ दूंगा। तभी वहाँ पर हैरी के पिता आ जाते हैं और उसे बचाने के लिए उसकी तरफ से माफी मांगने लग जाते हैं, ये कहकर कि अभी तो ये बच्चा है तो गलती हो जाती है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि ये दोनों असली बाप बेटे हैं। अब वकील को गायब हुए कई दिन बीत गए थे और पुलिस को सारा शक रौनक पर ही था, क्योंकि आखिरी बार वो उससे ही मिलने गया था। तो पुलिस वाला पूरी फोर्स लेकर फार्म हाउस की तलाशी लेने आ जाता है। पुलिस वाला उस कुएं की भी छानबीन करता है लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। इस बात से तो रौनक भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो वकील को इसी में ढकेल कर मारा था, तो उसकी लाश आखिर कहाँ चली गई। अब हम देखते हैं कि रौनक के छोटे भाई वीरेंद्र की बीवी मिथिका नानी के पास आती है और उन्हें बता देती है कि रौनक पर एक वकील को मारने का इल्जाम लगा है और जो आपने सब कुछ उसके नाम कर दिया है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि माँ का सब कुछ अपने बच्चों को बराबर से मिलना चाहिए। मिथिका ऐसे ही बातें करते हुए नानी के कान भरने लग जाती है और उन्हें दोबारा से जायदाद का बंटवारा करने का सोचने पे मजबूर कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अंतरा बैठे हुए आंसू बहा रही होती है, तो हैरी के पूछने पर वो बताती है कि कल मिथिका भाभी नानी से मिली थी और तब पता नहीं उन्होंने क्या कह दिया कि अब नानी अपना जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहती और वो किसी से भी बात नहीं कर रही हैं। हैरी कई दिनों से घर में रहकर यही देख रहा था कि वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं है और पूरे परिवार में बस झगड़े ही होते रहते हैं। और अब अंतरा का उदासी भरा चेहरा देखकर वो खुद नानी के पास जाता है और कहता है कि आपको अभी कमजोर नहीं पड़ना है बल्कि और मजबूत होना है, और अब वक्त आ गया है कि आप जो अब तक सब कुछ जानकर भी सहती आ रही हैं वो पूरी फैमिली को बताएं। इसीलिए अंतरा और मैंने आपके जन्मदिन पर पूरी फैमिली को घर पर बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करें। नानी हैरी की इतनी सारी बातें सुनने के बाद बर्थडे मनाने के लिए मान जाती हैं और जो कुछ भी बातें उनके मन में चल रही थी उसे पूरे परिवार के सामने रखने का भी ठान लेती हैं। तभी हम देखते हैं कि अंतरा बाहर खड़े ये सब कुछ सुन रही थी और हैरी का ऐसे नानी को मनाना देखकर अंतरा खुशी के मारे उसको जोर से गले लगा लेती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जेपी और बेनी तिजोरी खोलकर वही हीरो से भरा नेकलेस देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर घर की एक मेड आती है और बताती है कि बाहर एक औरत आई है जो कि कह रही है कि वो आपकी पत्नी है। अब ये
ये सुनकर जेपी एकदम हक्का बक्का रह जाता है और तब बेनी के सामने उसकी पूरी पोल खुल जाती है। जेपी तुरंत भागकर अपनी बीवी के पास जाता है ताकि वो कहीं और जाकर कोई ढिंडोरा ना पीट दे। तभी वहाँ पर हैरी भी आ जाता है, लेकिन वो पूरा मास्क लगाकर मुंह ढक कर आता है ताकि माँ को और बड़ा झटका ना लग जाए। हैरी पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि आपके पति यहाँ पर हैं? औरत बताती है कि हमारे भांजे ने इनके फेसबुक पर वीडियो देखा था तो उसी से इनका पता चल गया और हम यहाँ चले आए। हैरी कहता है कि अभी तो वायरस बहुत खतरनाक हो गया है, इसीलिए आपको इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे ही करते हुए वो किसी तरह माँ को कमरे में ही रहने को कह देता है ताकि कम से कम उसका राज तो ना ही खुले। अब जेपी बेनी को ढूंढ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को कोरोना हो गया है, तो वो सुबह ही निकल गई। तभी हम बेनी को देखते हैं और उसके गले में हीरे से जड़ा हुआ हार देखते हैं और तब हमें यहाँ समझ आता है कि वो चोरी करके फार्म हाउस से भाग चुकी है। अब हम देखते हैं कि जयप्रकाश की बीवी शांति अब सीधा रौनक के पास ही आ जाती है और कहती है कि मेरे पति यही काम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमको काम पर रख लो। शांति ने डायरेक्ट रौनक से ये सब बोल के पूरा खुलासा ही कर डाला था, तो अब रौनक जेपी और शांति दोनों को ही स्टोर रूम में बंद करवा देता है और पुलिस में कंप्लेन करने को कह देता है। उधर हम देखते हैं कि पुलिस वकील की गुमशुदगी की तलाश में लगी होती है और उसे कई सबूत मिल गए होते हैं जिससे कि पता चल जाता है कि उसका मर्डर हुआ है और ऐसी कई बातें भी पता चलती हैं जिससे कि खूनी कौन है ये भी पता चल चुका था। और इधर फार्म हाउस में नानी का बर्थडे मनाने के लिए पूरा परिवार आ जाता है। नानी कहती हैं कि मेरी बहू मिथिका ने मुझे समझाया कि सभी बच्चों को माँ का हक चाहिए, माँ नहीं चाहिए लेकिन बस माँ का हक चाहिए, तो आज मैं सबको वो दूंगी जो सब चाहते हैं, जो कि है बराबर का हिस्सा, लेकिन उससे पहले मैं अपना केक काटूंगी और खुशी मनाऊंगी। अब सभी लोग नानी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी हैरी को पता चलता है कि रौनक ने उसके माँ बाप को स्टोर रूम में लॉक कर दिया है, तो वो उनको बचाने के लिए उनके पास जाने लगता है। तभी पीछे से अंतरा उसे रोक लेती है और पूछती है कि वो ऐसे अचानक से कहाँ जा रहा है। हैरी के पास अब सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, तो वो बताने लग जाता है कि जयप्रकाश उसके असली पिता हैं। तभी अंतरा कहती है कि मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैंने कभी कुछ कहा नहीं। हैरी कहता है कि अब मैं अपनी फैमिली के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे और नानी से बहुत कुछ सीखा है, तो उसके लिए शुक्रिया। और फिर इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। हैरी स्टोर रूम पहुँच जाता है और फिर उसका दरवाजा तोड़कर अपने माँ बाप को आजाद कर देता है। अब हम देखते हैं कि 36 फार्म हाउस में पुलिस वाला दोबारा से अपनी पुलिस फोर्स लेकर आ जाता है, क्योंकि अब उसे असली कातिल का पता चल चुका था। पुलिस वाला बताता है कि जिस रात से वकील गायब है उस रात वो रौनक से मिलने के लिए आया था और तब उन दोनों में थोड़ी झड़प हुई और फिर रौनक ने उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। रौनक कहता है कि मैंने उसको नहीं मारा और अगर मारा होता तो उसकी कुएं में लाश जरूर मिलती, लेकिन आपके तलाशी करने पर भी वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। पुलिस वाला बताता है कि वकील मरा नहीं था बल्कि जिंदा था और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकलकर भाग गया था, लेकिन उसका मास्क वहीं कुएं में अटका रह गया था जो कि हमें तलाशी के वक्त मिला था। फिर पुलिस वाला बताता है कि वकील अकेले नहीं आया था बल्कि गजेंद्र की कार से आया था। तो जब गजेंद्र ने वकील को जख्मी हालत में देखा तो वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने लगा, लेकिन फिर बीच रास्ते में उसे ख्याल आया कि अगर वो वकील को मार दे तो सारा इल्जाम उसके बड़े भाई रौनक पर लग जाएगा, तो वो उसे बीच रास्ते में ही पत्थर से कुचलकर मार डालता है। पुलिस वाला कहता है कि हमारे छानबीन में जितने भी सबूत मिले हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए यही साबित होता है कि खून गजेंद्र ने ही किया है और इस खून के बारे में मिथिका को पता था, इसीलिए वो नानी के पास आई थी ताकि वो उनका ब्रेन वॉश कर सके। तो इस तरह से वकील के खून में रौनक, गजेंद्र, मिथिका तीनों ही शामिल थे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता चलती है कि नानी को ये सारी बातें पता थीं और उन्होंने ही पुलिस को बुलाया था ताकि उनके परिवार में जो कुछ भी हो रहा है उसका सब कुछ खुलासा हो सके और जो भी मुजरिम है वो पकड़ा जा सके। अब हम देखते हैं कि जयप्रकाश, शांति और हैरी सब एक ट्रक में बैठकर अपने गांव की ओर जा रहे होते हैं। तभी जेपी बैग से 2 कड़े निकालता है जो कि उसने फार्म हाउस से चोरी करके रख लिए थे। ये देखकर उसकी बीवी उसे कोसने लग जाती है और बार बार चोर कहने लग जाती है। जेपी कहता है कि हमने तो बस सागर से 2 बूंद ही निकाली हैं और सीधी बात यह है कि इंसान 2 वजह से ही चोरी करता है, पहला तो मजबूरी में और दूसरा लालच में। तो लालच वालों का हाल तो देख ही रही हो कि वो अभी जेल में हैं।
अब हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि हैरी अपने गांव के खेतों में काम कर रहा होता है। तभी उसकी बहन दौड़ते हुए उसके पास आती है और कहती है कि किसी अंतरा नाम की लड़की का फोन आया है। अंतरा बताती है कि नानी अब इस दुनिया में नहीं रही और उनकी जो भी जायदाद थी उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दी है। इस ट्रस्ट में जो मजदूर हैं और जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको रहने के लिए घर दिया जाएगा, वो भी काफी सस्ते में। तो काम बहुत बड़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आओ और मेरे पार्टनर बनकर साथ में काम करो। ये बात सुनकर हैरी बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अब उसने कोई भी उल्टा सीधा तरीका नहीं अपनाया था और उसे सामने से ही काम करने का मौका मिल रहा था। तो इसीलिए वो अंतरा के पास जाने के लिए हाँ कर देता है। अंतरा उसकी हाँ सुनकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि हैरी बस उसके पास आ जाए। एट द एंड सभी लोग खुश होते हैं और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं पहले यही कहना चाहूंगा कि जब मैंने इसका ट्रेलर देखा और जब एक्टर्स को देखा तो मुझे लगा कि ये मूवी अच्छी होगी और इसी उम्मीद के साथ मैंने ये मूवी देखी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि इस मूवी में बस यही एक अच्छी बात है कि इसमें अच्छे एक्टर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि 36 फार्म हाउस मूवी बस आपको बोर करने का काम करती है और हो सकता है कि इसे देखते वक्त आपको नींद भी आ जाए, जैसे कि मुझे आ गई थी। लेकिन वीडियो तो बनानी ही थी तो मैंने पूरी मूवी देखी और इसका एक्सप्लेनेशन अब आपके सामने है। ये मूवी कॉमेडी और मिस्ट्री जॉनर में आती है, लेकिन ये दोनों ही चीजें मूवी में ना के बराबर ही था क्योंकि मर्डर सीन को लास्ट में ऐसा घुमाया गया है कि लग रहा था कि जबरदस्ती ही सस्पेंस बनाने की कोशिश की गई है। सुभाष घई ने हमें बहुत सी अच्छी फिल्में दिखाई हैं जैसे कि खलनायक, राम लखन, परदेश और न जाने ऐसे कई मूवीज जो कि लोग आज भी याद करते हैं। तो पता नहीं क्यों वो ये मूवी लेकर सामने आए जिसे देखकर आपका न देखने का ही मन करेगा। इस फिल्म में अगर संजय मिश्रा, विजय राज और अनमोल न होते तो शायद ये फिल्म और भी बुरी साबित हो सकती थी क्योंकि इन तीनों की वजह से ही मैं इस फिल्म को अंत तक देख पाया। और वहीं इनकी एक्टिंग की बात करें तो तीनों ने ही अच्छे से अपने कैरेक्टर को निभाया है। खास करके संजय मिश्रा ने ही पूरी मूवी को अपने एक्टिंग से संभाला है। वहीं बरखा सिंह की बात करें तो उन्होंने भी अपने किरदार को सही ही निभाया है। वैसे ज्यादा कुछ करने को इस मूवी में था भी नहीं। वहीं बाकी सह कलाकारों ने भी अपने किरदार को अपने रोल के हिसाब से सही ही निभाया है। अगर आपने मूवी नहीं देखी होगी तो आपको शायद लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप मूवी देखेंगे तो आप भी मेरी कई बातों में सहमति जताएंगे। अगर आप मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे ZEE5 ऐप पर देख सकते हैं और ये बस टाइम पास करने के लिए मूवी देखी जा सकती है। या अगर आपको अपनी फैमिली के साथ कोई मूवी देखनी हो तो इसे आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं और पूरे परिवार के साथ हल्की फुल्की कॉमेडी का लुफ्त उठा सकते हैं। बस कहीं कहीं पर छोटी मोटी गालियां सुनने को मिल सकती हैं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। वैसे मूवी की कहानी तो आपने सुन ही ली है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस मूवी के कहानी में कितना दम था या मेरी बातों में से आपको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। आप खुलकर अपनी कोई भी बात लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन 36 फार्म हाउस मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।